अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है श्वसन तंत्र। कौन सा? श्वसन तंत्र। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या मतलब होता है भाई श्वसन से? श्वसन से क्या अभिप्राय है? O2 का ग्रहण करना और फिर उस O2 का किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं में जाना। और कोशिकाओं में आपको पता है पाचन के थ्रू क्या संचय रहता है? अवशोषण के थ्रू पाचन होता है, फिर भोजन का अवशोषण होता है। वो अवशोषित हुआ भोजन किस में रहता है? कोशिकाओं में रहता है ना। अब ये कोशिकाओं में क्या है? संचित भोजन है। अब इस भोजन का क्या होना है? ऑक्सीकरण होना है। खाद्य पदार्थों का क्या होना है? ऑक्सीकरण। और खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वो चीज हम यहाँ नहीं लिखेंगे, परिभाषा में क्या लिखेंगे कि ऑक्सीजन का इनटेक करना, अंदर लेना और ब्लड के माध्यम से उस ऑक्सीजन का कोशिकाओं तक जाना और खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करना जिससे CO2 बनती है। CO2 का शरीर से बाहर त्यागना। और ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। क्लियर? क्या है भाई श्वसन? एक परिभाषा के तौर पर लिखोगे तो क्या कहोगे? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उस ऑक्सीजन का उपयोग हम कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण में करते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और CO2 जो होती है वो बाहर निकलती है। तो इस तरह ऑक्सीजन को लेकर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करना व CO2 का बाहर त्यागना, ये सारी प्रक्रिया क्या है? श्वसन है। ठीक है, ये प्रक्रिया दिख गई दोनों। अब इसके दो चरण हो रहे हैं। अब क्या हो रहे हैं? इसके दो चरण हो रहे हैं जो आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 चरण वो क्या है? बाह्य श्वसन। कौन सा श्वसन? बाह्य श्वसन। अब बात करें बाह्य श्वसन की और दूसरे की भी बात करेंगे, एक साथ ही कर लेते हैं। दूसरा है कोशिकीय या आंतरिक श्वसन। कोशिकीय या आंतरिक श्वसन। अब देखो, सबसे पहले क्या है? बाह्य श्वसन। और इसमें क्या प्रोसेस आएगी? बाहर वाली प्रक्रिया आएगी। अब बाहर से हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं और बाहर क्या छोड़ रहे हैं? CO2 छोड़ रहे हैं। यानी कि ऊपरी जो आप परिभाषा कई बार लिख देते हो ना कि श्वसन की परिभाषा क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। वो सिर्फ और सिर्फ बाह्य श्वसन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से? वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। उसकी भी परिभाषा समाहित करके इन दोनों का जोड़ ही क्या है? श्वसन है। इन दोनों का जोड़ ही श्वसन है। तो अपने को इन दोनों की परिभाषा लिखनी है श्वसन के अंदर। अब कोशिकीय श्वसन की बात करें तो क्या है? कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीकरण होता है जिससे क्या बनती है? CO2 बनती है। अब ये CO2 बाहर जाती है और ये प्रक्रिया क्या है जो यहाँ मैंने लिखी है वो क्या है? कोशिकीय श्वसन है। तो ये दोनों स्टेप मिलकर क्या बनाते हैं? श्वसन बनाते हैं। अब बात करें अपने कोशिकीय श्वसन के क्या स्टेप हो सकते हैं, किस प्रकार का हो सकता है? ये 2 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 ऑक्सी श्वसन और नंबर 2 अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और नंबर 2 अनोक्सी श्वसन। क्या होता है ऑक्सी श्वसन और क्या होता है अनोक्सी श्वसन? देखो नाम से स्पष्ट है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो ऑक्सी श्वसन कहलाता है। जो ऑक्सीजन की किस में होता हो? उपस्थिति में होता हो क्या है? ऑक्सी श्वसन। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, अब आप बताओ अपने में कैसा होता है? उपस्थिति में होता है ना। उपस्थिति में होता तो अपने क्या करते हैं? अपने क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ग्लूकोज का उससे क्या करते हैं? विघटन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और एनर्जी को हमारे शरीर की विभिन्न परिघटनाओं में काम में ले लेते हैं। अब अनोक्सी श्वसन की बात करें, अनोक्सी श्वसन क्या होता है? वहां होएगा जहां ऑक्सीजन की कमी हो, यानी कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें क्या बनता है? उसमें उत्पाद क्या था? ATP उत्पाद था और CO2 उत्पाद था ना। और इसमें जो उत्पाद होता है वो क्या होता है? एथिल अल्कोहल। एक तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है एक तो एथिल अल्कोहल और दूसरा
लैक्टिक अम्ल। दूसरा क्या बनता है? जो किण्वन की प्रक्रिया पढ़ते हैं ना अपने, फर्मेंटेशन, किण्वन, शराब बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। और बैक्टीरिया में इस तरह का शोषण होता है, अनोक्सी शोषण। दूसरा, मसल्स में, पेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसी प्रकार का शोषण होता है। तो अनोक्सी शोषण के उदाहरण को क्या लिखोगे आप? अनोक्सी शोषण के उदाहरण क्या लिखोगे? ठीक है, एथिल अल्कोहल तो प्रोडक्ट है, ऐसे कैसे लिखोगे आप? एथिल अल्कोहल प्रोडक्ट है और लैक्टिक अम्ल भी क्या है? प्रोडक्ट है। उदाहरण हम लिखेंगे कि पेशियों में होता है और कहाँ होता है? बैक्टीरिया में होता है। ये किसका है? अनोक्सी शोषण का उदाहरण। तो ये सारी प्रक्रिया आपको शोषण की परिभाषा अगर 2 नंबर की पूछी जाती है तो उसके अंदर आप परिभाषा लिखने के बाद ये 2 स्टेप थोड़े थोड़े बताते हुए इन दोनों के बारे में जरूर बताएं, ठीक है। ज्यादा ऐसा नहीं कि 1 पेज भर दे, अपने को 1 पेज नहीं भरना, अपने को क्या करना है? थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जरूर लिखना है, ठीक है। अब चलिए अपने आगे बात करते हैं। ये तो होगी परिभाषा की बात। अब देखो कि जब आप शोषण लेते हो, शोषण ग्रहण करते हो, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो, तो वो किसी न किसी मार्ग से आपके फेफड़ों तक जाएगी। फेफड़ों तक जाने के मेन जो अंग होता है, आप कहते हो कि हमारे शोषण में मेन सहायक होते हैं फेफड़े। ऑक्सीजन का संग्रहण किसमें होता है? फेफड़ों में होता है। वायु का संग्रहण फेफड़ों में होता है, लेकिन फेफड़ों तक वायु आएगी तो किसी ना किसी मार्ग से आएगी। तो वो मार्ग क्या रहता है? हाँ बताइएगा, रिपीट कर रहे हैं ना, आपको पढ़ा हुआ, बताइए कौन कौन सा मार्ग रहता है? नासा छिद्र। दूसरा नासा गुहा। नंबर 3 ग्रसनी। नंबर 4 नहीं, वहां तक क्यों जा रहे हो? श्वास नली, श्वास नली। और 5वां श्वसनी। 6ठा श्वसनिकाएं। 7वां फेफड़े। सॉरी, फेफड़ों में तो आ गई ना ये, फेफड़ों में श्वसन कुपिकाएं लिख देती हूँ मैं, श्वसन कुपिकाएं। अब देखो कैसे होता है। अब इस तरह मान लीजिए नासा गुहा से, यहाँ से हवा जो है वो अंदर आ रही है। आने के बाद में ये यहाँ से नासा छिद्र में हुई, नासा गुहा में हुई, गर्सनी में हुई, और फिर किस में आ गई? श्वास नाल में आ गई। यहाँ तक मान लीजिए श्वास नाल में आ गई। किस में आ गई? श्वास नली में आ गई। अब देखिए, जैसे ये श्वास नाल 2 भागों में बंटती है, क्या कहलाती है? श्वसनिकाएं नहीं कहलाती, श्वसनी कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसनी कहलाती है। जैसे ही 2 भागों में बढ़ती है क्या कहलाती है? श्वसनी कहलाती है। अब यहाँ पर ये किस में जाएगी? फेफड़ों में जाएगी। ये किस में जा रही है? ये फेफड़ों में चलेगी। और फेफड़ों में जाकर इस श्वसनी के क्या निकलते हैं? कई भाग निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कई शाखाएं निकलती है। दिखाई दे रही है? ठीक है, इस तरह क्या निकलेगी? कई शाखाएं निकलेगी इससे। और इन शाखाओं के अंतिम शिरों पर क्या लगी रहती है? कुपिकाएं लगी रहती है। इन शाखाओं के अंतिम शिरों पर कुपिकाएं लगी रहती है। इन कुपिकाओं में क्या भरती है? वायु भरती है। ये कुपिकाएं लगी रहती है, ठीक है। अब इनके नीचे यहाँ क्या प्रेजेंट रहता है? डायफ्राम प्रेजेंट रहता है। डायफ्राम ये दिखाई दे रहा है, ये डायफ्राम है, ठीक है। अब देखिए क्या होएगा, जब हवा श्वास नली से आती है तो 2 भागों में बंट जाती है। ये जो नली है वो 2 भागों में बंट जाती है। क्या कहलाती है? श्वसनी कहलाती है। और श्वसनी से कई शाखाएं जो मैंने लाल रंग से बनाई हैं वो निकलती है। उनको क्या कहा जाता है? श्वसनिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसनिकाएं। और इन श्वसनिकाओं के अंतिम किनारे फूले हुए एक पाउच के समान, कुपिकाओं के समान रहते हैं। उन किनारों को क्या कहा जाता है? वायु कुपिकाएं कहा जाता है या श्वसन कुपिकाएं कहा जाता है, ठीक है। ये होगी कुपिकाएं। अब क्या होगा? अब वायु अगर अंदर आनी है तो इन कुपिकाओं में भरेगी। और कुपिकाओं में जब वायु भरेगी तो क्या होएगा? कुपिकाओं में जब वायु भरेगी तो कुपिकाएं फूलेगी। फूलेगी तो इनका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। इनका आयतन क्या होएगा? बढ़ेगा। अब एक बात बताओ, ये है डायफ्राम और कुछ होती है
पेशियां जो हमारे वक्ष गुहा के आयतन को रेगुलेट करती है। कुछ होती है क्या? पेशियां जो हमारे वक्ष गुहा के आयतन को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों की। सबसे पहले बात करूंगी बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों की, ठीक है। और इसके साथ साथ बात करूंगी डायफ्राम की रेडियल पेशियों की। डायफ्राम की बात करूंगी। किसकी बात करूंगी? डायफ्राम की। देखिए अपने को क्या करना है, हवा को अंदर लेना है। हवा को कहाँ लेना है? अंदर लेना है। अब देखिए कि हवा अंदर जाएगी तो ये पेशियां क्या होएगी? सिकुड़ेगी। याद रखना, ये पेशियां क्या होएगी? सिकुड़ेगी। देखिए डायफ्राम को सिकुड़ना पड़ेगा ताकि इनका क्षेत्रफल बढ़ सके, इनमें हवा भर सके। तो डायफ्राम क्या होएगा? सिकुड़ेगा। जब बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां और डायफ्राम की रेडियल पेशियां सिकुड़ेगी तो क्या होएगा? तो इसका आयतन जो है वो बढ़ेगा। वक्ष गुहा का आयतन क्या होएगा? बढ़ेगा। और वक्ष गुहा में क्या बढ़ेगी? हवा भरेगी। क्योंकि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया तो फेफड़े भी क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। और फेफड़े जब फैलेंगे तो इनमें वायु दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कोई चीज साइज में इंक्रीज होगी, हवा उसमें कम है तो क्या होएगा? वायु दाब उसमें ज्यादा होएगा या कम होएगा? कम होएगा। अब इसमें वायु दाब कम हो गया तो हवा क्या आएगी? बाहर से अंदर आकर भरेगी। हवा बाहर से अंदर आकर भरेगी। देखिए ये परिस्थिति होती है बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां और डायफ्राम के सिकुड़ने से इनको सरफेस मिल जाता है और ये क्या होते हैं? फैलते हैं और वायु अंदर आती है और ये ऑक्सीजन ग्रहण करने की स्थिति है, वायु अंदर लेने की स्थिति है। अब हम उल्टा करें, जब हमें ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करना है, हवा का बाहर त्याग करना है, तब क्या होएगा? तब सारी परिस्थितियां क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां और डायफ्राम क्या होंगे? फैलेंगे। और फैल कर ये डायफ्राम ऐसे तो है नहीं कि पूरा क्षेत्रफल यूं बढ़ा लेगा। ये डायफ्राम कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। और डायफ्राम जब ऊपर आएगा तो इसको सरफेस क्या होएगा? कम मिलेगा। इसको सरफेस कम मिलेगा तो ये क्या होंगे? सिकुड़ेंगे। अब सिकुड़ेंगे तो वायु दाब क्या होएगा? ज्यादा होएगा। तो वायु को क्या लगेगा? धक्का लगेगा और वो वायु कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी। तो श्वसन कौन सा होएगा? बाहर की ओर जाएगा। श्वसन बाहर, वायु जो है उसका बाहरी त्याग होएगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्या पढ़ा हमने इतना पढ़ा कि किस तरह जो फेफड़ों में वायु भरी जाती है और किस तरह फेफड़ों से वायु का त्याग होता है। ठीक है, ये सिंपल सी प्रोसेस है। बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां और डायफ्राम जो है वो क्या होंगे? सिकुड़ेंगे तो वायु अंदर आएगी और फैलेंगे तो वायु क्या होगी? बाहर जाएगी। ठीक है, अब मैं मिटाती हूँ, आगे बात करती हूँ। देखिए रजिस्टर, तो एक चीज मैंने बताई, हवा आती है वो किस में भरती है? फुफ्फुस में भरती है, कुपिकाओं में भरती है। किस में भरी? फुफ्फुस की कुपिकाओं में भरी। ठीक है, भर गई। इससे आगे देखिए क्या जा रही है? ब्लड वेजल्स जा रही है। ये रक्त वाहिनियां, ये क्या है? रक्त वाहिनियां। और इसके नीचे मैं बना रही हूँ शरीर के विभिन्न उत्तक। ये क्या है? उत्तक, टिश्यू। ये है ब्लड वाहिनी, रेड कलर से बनाइए, समझ जाना। अब देखिए ऑक्सीजन का क्या हुआ है? इनटेक हुआ है। जब ऑक्सीजन अंदर आई है तो ऑक्सीजन क्या है? यहाँ ज्यादा है। ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा है। अब ऑक्सीजन विसरण के माध्यम से ब्लड वेजल्स में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? ब्लड वेजल्स में चली जाएगी। सामान्य प्रक्रिया के दौरान अगर अपने समझने का प्रयास करें तो इस तरह रहेगा। अब ये O2 अंदर आ गई, ये इस तरह रक्त वाहिनियों के माध्यम से होती हुई हार्ट लगातार क्या करता है? पंप करता रहता है ना। तो ये कहाँ आ गई? उत्तकों में आ गई। यानी कि उत्तक मतलब बहुत सारी कोशिकाओं में पहुंच गई। और कोशिकाओं में पहुंचने के बाद में ये क्या करती है? कोशिकीय श्वसन करती है। अब आपको पता है कोशिकीय श्वसन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का अपघटन होता है वो क्या है? कोशिकीय श्वसन। अब आपको पता है कोशिकीय श्वसन जब होता है तो बहुत अधिक मात्रा में प्रत्येक कोशिका में जो बनेगी CO2 तो वो मात्रा में अधिक हो जाएगी। यहाँ कितनी?
कोशिकाओं में किसकी मात्रा अधिक हो जाएगी? जब खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होएगा। पहले ऑक्सीजन अधिक थी, जैसे ही ऑक्सीकरण हुआ तो किसकी मात्रा बढ़ गई? CO2 की। अब जो चीज ज्यादा है वो किसकी तरफ जाएगी? कम की तरफ जाएगी, वापस किसी में चलेगी? CO2 ब्लड वेजल्स में चली गई ना। अब देखिए यहाँ से पहुंचती हुई वापस इसमें आ गई, लंग्स में आ गई, और यहाँ से इसका क्या कर दिया जाए? बाहर त्याग कर दिया जाएगा। ये साधारण प्रोसेस के थ्रू अगर अपने समझने का प्रयास करें तो इस प्रकार से लंग्स में ऑक्सीजन आती है, फिर ये किस में जाती है? ब्लड में जाती है, और ब्लड हार्ट के थ्रू पंप होता रहता है, और ये ब्लड किस में जाएगा? कोशिकाओं में जाएगा, जो खाद्य पदार्थों का क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा, जिससे क्या प्रोड्यूस होगी? CO2 प्रोड्यूस होगी, और वो CO2 वापस ब्लड वेजल्स के माध्यम से किस में चली जाएगी? लंग्स में चली जाएगी, और वापस उसका क्या कर दिया जाएगा? बाहर त्याग कर दिया जाएगा। अब जब CO2 का आपको त्याग करना है तो आपके फेफड़ों में किस प्रकार की गतिविधियां संपन्न होगी? बताइए क्या होएगा? बाह्य अंतरापरशु पेशियां सिकुड़ेगी या फैलेगी? सिकुड़ेगी या फैलेगी? दोबारा फैलेगी। कंफ्यूज कर दिया ना। फैलेगी। देखो एक बार बताऊं, सिकुड़ेगी कब? जब O2 बाहर निकालते हैं। जब O2 को बाहर नहीं, O2 को जब बाहर निकालना है तब क्या होएगी? CO2 को बाहर निकालना है तब क्या होएगी? फैलेगी। CO2 को जब बाहर निकालना है तब क्या होगी? फैलेगी। क्यों फैलेगी? सीधी सी बात है। देखो अंदर किसी पदार्थ को लेकर आना है तो हम अंदर वाली पदार्थों को क्या करेंगे? कंजेस्टेड करेंगे कि आप सिकुड़ जाओ, बाहर से कोई सब्सटेंस अंदर आ रहा है। तो उस दौरान तो हम क्या करेंगे? डायफ्राम की रेडियल पेशियों को और बाह्य अंतरापरशु पेशियों को क्या करेंगे? सिकुड़वाएंगे। जब हवा को अंदर लेना है, कोई चीज बाहर से अंदर आनी है तो अंदर वाली चीजों को सिकुड़वाएंगे, और जब चीज बाहर निकालनी है तो क्या करेंगे? अंदर वालों को भी फैला देंगे, डायफ्राम की पेशियों को फैलाएंगे। तो क्या होएगा? सरफेस डायफ्राम की बढ़ जाएगी, तो वक्ष गुहा को इतना आयतन नहीं मिलेगा, तो वक्ष गुहा जो फैल नहीं पाएगी, उसका आकार छोटा हो जाएगा, तो हवा को धक्का लगेगा और हवा कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब लिखिए नेक्स्ट जो आती है श्वसन संबंधी कुछ परिभाषाएं आती है जो आपकी बुक में दी गई है। फुफ्फुस में कुपिकाएं जो होती है ना, कुपिकाओं से संबंधित रहती है, डायरेक्ट उसके साथ में जुड़ी रहती है, तो हाँ वहां से आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर लिखिए आप श्वसन संबंधी आयतन। श्वसन संबंधी आयतन, जिसका नहीं लिखा हुआ वो लिख लीजिए। लिखिए श्वसन संबंधी आयतन परिभाषाएं पूछी जाती है छोटे छोटे नंबर में। तो सबसे पहले एक हेडिंग लगाइए, ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन, ज्वारीय आयतन जिसको कहा जाता है टीडल वॉल्यूम। ज्वारीय आयतन जिसे कहा जाता है टीडल वॉल्यूम, लिख लेना टीवी ब्रैकेट में, पूरा नाम लिख के फिर टीवी लिख लेना, छोटे छोटे नाम जरूर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसमें क्या होता है ज्वारीय आयतन। लिखिए सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में श्वसन के समय, सामान्य अवस्था में श्वसन के समय, हाँ 500 मिली होता है, सही। सामान्य अवस्था में श्वसन के समय निःश्वसन, इनहेलेशन, हवा जब अंदर आती है उसको क्या कहा जाता है? निःश्वसन। सामान्य अवस्था में निःश्वसन के दौरान फेफड़ों में भरी गई, निःश्वसन के दौरान फेफड़ों में भरी गई वायु का आयतन, फेफड़ों में भरी गई वायु का आयतन या एक एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन को कहा जाता है उच्च श्वसन, हवा को बाहर निकालना, एक्सहेलेशन, या उच्च श्वसन के दौरान निकाली गई वायु का आयतन
निकाली गई वायु का आयतन, निकाली गई वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है, ज्वारीय आयतन कहलाता है। प्रति श्वास ज्वारीय आयतन का मान, प्रति श्वास ज्वारीय आयतन का मान 500 मिली होता है, 500 मिली होता है। ये तो गया प्रति श्वास। नेक्स्ट इसमें अलग लाइन से लिखिएगा, 1 मिनट में, 1 मिनट में, जो पहले लिखा है उनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर कर लेना। 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य, कर लेना मुझे पता है थोड़ा आएगा, 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000, एक मनुष्य 6000 से 8000 वायु प्रति मिनट, वायु प्रति मिनट निःश्वासन व उच्च श्वासित कर सकता है, निःश्वासन व उच्च श्वासित कर सकता है। नेक्स्ट फिर हेडिंग लगाना, निःश्वासन आरक्षित आयतन, दूसरी हेडिंग है निःश्वासन आरक्षित आयतन। इंस्पिरेटिव रिजर्व वॉल्यूम, IRV लिख लेना ब्रैकेट में, IRV निःश्वासन आरक्षित आयतन या इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, लिखिए इसमें। वायु का वह अतिरिक्त आयतन, वायु का वह अतिरिक्त आयतन जो एक व्यक्ति, वायु का वह अतिरिक्त आयतन जो एक व्यक्ति संपूर्ण बल के द्वारा, संपूर्ण बल के द्वारा निःश्वासित कर सकता है, निःश्वासित कर सकता है। 2500 से 3000 मिली वॉल्यूम लिख लेना इसकी। औसतन ये 2500 से 3000 तक होता है। नेक्स्ट फिर हेडिंग लगाइए, उच्च श्वसन आरक्षित आयतन, एक्सहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम, ERV, ERV एक्सहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम, IRV ठीक है बिल्कुल सही। ERV एक्सहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम, देखिए वायु का वह आयतन, वायु का वह आयतन जो एक व्यक्ति बलपूर्वक उच्च श्वासित कर सकता है, उच्च श्वासित कर सकता है। 1000 से 1100, 1000 से 1100 वॉल्यूम लिखेंगे, 1000 से 1100।
नेक्स्ट लिखना फिर। देखिए परिभाषाएं पूछी जाती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन रेसिडुअल वॉल्यूम, आरवी लिख लेना, रेसिडुअल वॉल्यूम आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम लिखिए इसमें। वायु का वह आयतन, वायु का वह आयतन। देखिए अवशिष्ट का मतलब आप क्या समझते हो? जो बच जाता है, लास्ट में बच जाता है। अपने क्या करते हैं, वायु को उच्छ्वासित करते हैं, एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं, और एक एक्सहेलेशन के थ्रू अपने जितनी बाहर निकालने वो निकालते हैं। उसके बाद में भी जो फेफड़ों में रह जाती है वो क्या है? अवशिष्ट आयतन। तो लिख लीजिए वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक उच्च श्वास एक्सहेलेशन बलपूर्वक उच्च श्वास के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। उच्च श्वास के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। अवशिष्ट आयतन कहलाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाती है, आरवी कहलाता है, अवशिष्ट आयतन कहलाता है। वॉल्यूम लिख लेना 1100 से 1200 मिली, 1100 से 1200 मिली। ठीक है, नेक्स्ट लिखना श्वसन संबंधी कुछ क्षमताएं, नई हेडिंग लगाना, श्वसन संबंधी कुछ क्षमताएं। श्वसन संबंधी कुछ क्षमताएं। नंबर 1 लिखना निश्वसन क्षमता, निश्वसन क्षमता क्या होगी? निश्वसन क्षमता अधिकतम जो निश्वसन के थ्रू अपने अंदर ले सकते हैं, है ना। तो लिखिए वायु की वह अत्यधिक मात्रा, अधिकतम मात्रा लिख लेना, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो निश्वसन में ग्रहण की जा सकती है, निश्वसन में ग्रहण की जा सकती है। निश्वसन क्षमता कहलाती है। निश्वसन क्षमता कहलाती है। लिखे इसमें ज्वारीय आयतन, इसमें ज्वारीय आयतन और इसमें ज्वारीय आयतन और निश्वसन इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम, निश्वसन आरक्षित आयतन शामिल किया जाता है। पाँच सौ होती है, वो लगभग 3000 होती है, तो दोनों मिलकर कितनी हो गई? 3500 मिली। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं क्लियर कर देती हूँ दोबारा। देखिए ज्वारीय आयतन तो क्या है? ज्वारीय आयतन क्या है? ज्वारीय आयतन एक सामान्य परिस्थिति में अपने जो इंटेक कर रहे हैं वो क्या है? ज्वारीय आयतन। सुनाई दे रहा? ज्वारीय आयतन सामान्य परिस्थिति में जो इंटेक हो रहा है वो क्या है? ज्वारीय आयतन। अगर बलपूर्वक अतिरिक्त मात्रा और ले सकें वो क्या है? आईआरबी। बलपूर्वक अतिरिक्त मात्रा, रिजर्व वॉल्यूम, अतिरिक्त मात्रा और ले सके वो क्या है? वो
इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम है। अब एक तो ज्वारीय जो सामान्य अवस्था में, एक बलपूर्वक ले ली, तो वो टोटल क्या होगी, हमारे फेफड़ों की निःश्वसन क्षमता होगी। क्या होगी, निःश्वसन क्षमता। हमारे फेफड़ों की टोटल निःश्वसन क्षमता क्या होगी, एक तो अपने सामान्य परिस्थितियों में कितना ले सकते हैं वो, और एक बलपूर्वक हमने कितना लिया, और उनका टोटल जो होता है वो हमारे फेफड़ों की निःश्वसन टोटल क्षमता होती है, वो क्या है, दिखाई दे रही है आपको, कितनी है, 3500। तो लिख लीजिए नीचे, टीवी प्लस IRV इजिकल टू 500 प्लस 3000 3500। ये स्टेप जो है कंफ्यूज करेंगे, लेकिन अपने माइंड में जब तक आप पूर्णतः क्लियर नहीं करोगे ना, तो दूसरा नहीं कर सकेगा। मैं फिर से बता रही हूँ, टीवी क्या होता है, टीटल वॉल्यूम, जो सामान्य अवस्था में एक्सेप्ट की जाती है, और जो बलपूर्वक एक्सेप्ट की जाती है वो आरक्षित है, रिजर्व वॉल्यूम है, और इन दोनों का टोटल योग क्या होता है, IC होता है। क्या होता है, IC होता है। तो IC वॉल्यूम कितनी है, 3500। ये लिख लेना, निःश्वसन क्षमता IC, इंस्पिरेशन कैपेसिटी लिख ली क्या, IC है ये। नेक्स्ट लिखना, उच्च श्वासित क्षमता। अब ये आप बताओ क्या होगी उच्च श्वासित क्षमता, जो हम सामान लेते हैं वो जो बस वो छोड़ते हैं। अब टीवी तो आना ही आना है, प्लस में इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ERV आ जाएगा ना। ठीक है, तो पहले परिभाषा लिखो, उच्च श्वासित क्षमता की, EC की परिभाषा लिखिए, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो उच्च श्वास के दौरान एक व्यक्ति बाहर निकाल सकता है। वह अधिकतम मात्रा जो उच्च श्वास के दौरान एक व्यक्ति बाहर निकाल सकता है। उच्च श्वास के दौरान एक व्यक्ति बाहर निकाल सकता है। तो इसमें क्या होएगा, एक तो ज्वारीय आयतन, और प्लस में क्या आएगा, ERV, एक्सेलेशन रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सेलेशन रिजर्व वॉल्यूम कितनी है, पीछे देखो आपने लिख रखी है 1000 है ना, तो 1000 इधर कितनी है 500, टोटल कितनी हो जाएगी, लगभग 1500 से 1600 हो सकती है। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखना, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, FRC, ब्रैकेट में लिखना FRC इसमें लिखिए। एक सामान्य उत्सर्जन के बाद जो वायु की मात्रा फेफड़ों में बचती है, एक सामान्य उत्सर्जन के बाद जो मात्रा फेफड़ों में बचती है, इसमें उच्छ्वासित आरक्षित आयतन ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम RV, ERV व RV, ERV व RV ERV प्लस RV सम्मिलित किए जाते हैं। ERV क्या होता है, एक्सेलेशन रिजर्व वॉल्यूम, और RV क्या होता है,
अवशिष्ट आयतन, ठीक है। देखिए ERV कितनी है 1000, और ये कितनी है अवशिष्ट आयतन 1100 से 1200, तो लगभग 2200-2300 अपने कह सकते हैं अवशिष्ट, ये क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। लिखिए इसकी वॉल्यूम लगभग 2200 से 2300 होती है, इसकी वॉल्यूम लगभग 2200 से 2300 होती है। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट परिभाषा जैव क्षमता, जैव क्षमता विटल कैपेसिटी, विटल कैपेसिटी, इसको कहा जाता है VC, विटल कैपेसिटी। लिखिए, इसमें समय नहीं होगा, छोड़ो, लिखिए ये क्या होते हैं। जैव क्षमता से क्या है, अधिकतम कितनी फेफड़ों में ले सकते हैं और कितनी फेफड़ों से छोड़ सकते हैं, वो फेफड़ों की क्या है जैव क्षमता है, विटल कैपेसिटी है। तो लिखिए दोनों का योग है या फिर एक बार का है? नहीं योग होएगा। लिखिए इसमें यह फेफड़ों में, यह जैव क्षमता की बात कर रहे हैं, यह फेफड़ों में अधिकतम भरी गई, यह फेफड़ों में अधिकतम भरी गई वह अधिकतम निकाली गई, अधिकतम भरी गई वह अधिकतम निकाली गई वायु होती है, अधिकतम भरी गई वह अधिकतम निकाली गई वायु होती है। इसका मान 4600, लगभग 4600 मिली होता है, 4600 मिली होता है। ये घर जाके आज पढ़ना, ठीक है ना, वरना मिक्स हो जाएंगे। कितनी होती है 4600 मिली होती है। नेक्स्ट लिखना फेफड़ों की कुल क्षमता, फेफड़ों की कुल क्षमता अब क्षमता क्या होगी, उसमें कितनी भरी जा सकती है, बलपूर्वक अधिकतम, ठीक है। तो लिखिए अधिकतम प्रयास के बाद, अधिकतम प्रयास के बाद फेफड़ों में भरी जा सकने वाली, अधिकतम प्रयास के बाद फेफड़ों में भरी जा सकने वाली अधिकतम वायु को, फेफड़ों में भरी जा सकने वाली अधिकतम वायु को फेफड़ों की कुल क्षमता कहा जाता है, फेफड़ों की कुल क्षमता कहा जाता है। टोटल लंग कैपेसिटी TLC, लिख लेना इसको, TLC कहा जाता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC। TLC, ठीक है। ये होता है TLC VC प्लस RV रेसिड्यूल, हाँ VC प्लस RV लिख लीजिए, VC प्लस RV। VC क्या होता है विटल कैपेसिटी और RV रेसिड्यूल अपशिष्ट, ठीक है। VC प्लस RV और VC कितनी थी 4600 और RV 1100 के आसपास। टोटल कितना होएगा, कितना होगा 5700 से 5800। लिख लेना, ये कुछ बुक 5700 मानती है, कुछ 5800 मानती है, तो लिख लेना लगभग 5700 से 5800। तो अपने जो एक ही लिख के आओ ना, तो 5800 लिखना, हाईएस्ट 5800 मानी जाती है, ठीक। तो टोटल क्या होती है फेफड़ों की अधिकतम जो कुल लंग्स कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है 5800। एक जैसे शब्द है, पढ़ लेना, माइंड के अंदर क्लियर कर लेना, परिभाषाएं पूछी जाती है। देखो क्वेश्चन आपके पार्ट कितने कितने नंबर के रहेंगे, छोटी छोटी यूनिट्स है और पार्ट रहेंगे तो कितने नंबर के, एक पार्ट में से कितना दे देगा वो। जैसे पीछे प्रश्न उठाया था तो उसने श्वसन की प्रक्रिया को समझाए, निःश्वसन,
और उच्च श्वसन, ये पूरी प्रक्रिया को समझाएं। इस तरह का प्रश्न उसने पीछे दे रखा है, तो आपके वो देगा तो क्या देगा, आपके वो या तो परिभाषाएं देगा, ठीक है, परिभाषाएं यहाँ से उठा सकता है, या श्वसन की। अब ऐसे आसान सी परिभाषा तो आपको देगा नहीं कि श्वसन क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पेपर बनाने का प्रयास करेगा। नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई लगभग प्रत्येक बच्चे हैंडल कर सकें, और कुछ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए क्वेश्चन आते हैं वो अंदर से उठ के आते हैं, तो वो यहाँ से कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं, ताकि क्या होता है कि 1-2 नंबर के लिए जो फासला होता है वो यहीं से शुरुआत होती है, इन्हीं परिभाषाओं से जो थोड़ा सा टिपिकल मोड लेके आती है। इनको पढ़ोगे ना तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है वो अपने कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नहीं,